कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आज से कई सालों पहले जुवेनु नाम के एक योद्धा ने 10 रिंग्स को खोजा था, जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल रिंग्स थीं, क्योंकि इन्हीं पावरफुल रिंग्स की वजह से उन्हें देवी शक्तियां और अमर रहने का वरदान मिला था। पर वैनु ने उन रिंग्स की पावर को सही से इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि उन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनना था। इसलिए उन्होंने अपनी 10 रिंग्स की एक बहुत बड़ी सेना बनाकर पूरे इतिहास में कई राज्यों और सरकारों को चुटकियों में जीत लिया था। वैनु अपनी ताकत और पैसों के लिए हजारों साल भटकते रहे, पर एक दिन उन्हें 1996 में अपनी ताकत और भी बढ़ाने का तरीका मिल चुका था, और वो ताकत थी तालो गांव की रहस्यमय शक्तियां। क्योंकि माना जाता था कि तालो गांव एक बहुत ही बड़े जंगल के बीचों बीच छुपा एक अदृश्य गांव है, जहां के लोग अभी भी देवताओं की युद्ध कला के बारे में जानते हैं, और वहां पर बहुत सारे जादुई क्रिएचर भी रहा करते हैं। इसलिए वैनु बिना वक्त गंवाए अपने साथियों के साथ तालो गांव की खोज में निकल पड़ता है। पर वे जिस जंगल के बीच से गुजर रहे थे, वो जंगल एक मायावी जंगल था, इसलिए उनकी गाड़ी सीधा जाकर खाई में गिर जाती है। पर वैनु पहले ही उन 10 रिंग्स की ताकत से खुद को उस खाई में गिरने से बचा लेता है। अब वो पैदल ही वापस उसी मायावी जंगल से तालो गांव की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे वहां एक लड़की दिखाई देती है, जिसका नाम यांगली होता है, जो कि इस जंगल की रक्षा करती है। तभी वैनु ने उससे तालो गांव का रास्ता पूछा, पर यांगली ने उसे तालो गांव का रास्ता बताने से साफ मना कर दिया और कहा, तालो गांव में आप जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही वैनु गुस्से में आ जाता है और उन दोनों में तेजी से लड़ाई होना शुरू हो जाती है। उन दोनों में बहुत देर तक लड़ाई होती है, पर आखिर में यांगली तालो की शक्तियों का इस्तेमाल करके वैनु को चुटकियों में हरा देती है। मगर इस लड़ाई के बीच वे दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। अब यहाँ से सीन कट होकर कुछ साल आगे चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उन दोनों के 2 बच्चे हुए, जिनका नाम शांगची और सेलिंग था। अब क्योंकि वैनु को अपना एक खुशहाल परिवार मिल चुका था, इसलिए उसने उन 10 रिंग्स का इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे डर था कि इन रिंग्स की वजह से उसके परिवार को कुछ हो ना जाए। इसलिए उसने उन रिंग्स को एक बॉक्स में बंद कर दिया था। अब वैनु और उसका परिवार खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। तभी शांग अपनी माँ से पूछता है, अगर डेड के रिंग्स इतने ही पावरफुल थे तो आपने उन्हें कैसे हरा दिया था? इस पर यांग उसे बताती है कि जिस गांव की मैं रहने वाली हूँ, वहाँ के सभी लोगों को महारक्षक ड्रैगन की जादुई शक्तियों का वरदान मिला है, और जिस पर हमारे ड्रैगन की कृपा होती है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। इसके बाद यांग अपने बेटे को एक लॉकेट देते हुए कहती है, तुम्हें जब भी लगे कि तुम रास्ता भटक रहे हो, तो ये लॉकेट तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। पर एक दिन जब वैनु घर पर नहीं था, उसी वक्त आयरन गैंग लोग उनके घर आते हैं, क्योंकि वैनु ने पहले उन्हें और उनके पूरे राज्यों को मिटाने की कोशिश की थी। इसलिए ये लोग अब अपना बदला लेने के लिए आए थे। ये देखकर यांग अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर भेज देती है और खुद आयरन गैंग का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन यांग के पास अब अपनी पावर नहीं थी, क्योंकि उसने वैनु से शादी करने के लिए अपनी सारी शक्तियां त्याग दी थी। इसलिए वो आयरन गैंग का सामना नहीं कर पाती और मारी जाती है। अब आयरन गैंग के वहां से जाने के बाद जब वैनु अपने घर आता है, तो यांग को मरा हुआ देखकर वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। इसलिए अब वो अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए उन रिंग्स को दोबारा पहनकर दुश्मनों को मारना शुरू कर देता है। इसके बाद वो शांग-ची को भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, और कुछ ही सालों में शांग-ची मार्शल आर्ट में पूरी तरह माहिर हो जाता है। तब वैनु शांग-ची को बताता है कि हमने तुम्हारी माँ के कातिल को ढूंढ लिया है। इसलिए वैनु उसे 14 साल की ही उम्र में आयरन गैंग के लीडर को जान से मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते वैनु कहता है, जब तुम वापस लौटोगे तो फिर से 10 रिंग्स के सामने पूरी दुनिया झुक जाएगी। फिर शांग-ची अपने मिशन के लिए निकल जाता है, लेकिन वो अपने मिशन को पूरा करने के बाद सेंट फ्रांसिस शहर भाग जाता है और वहां जाकर अपना नाम शोन रख लेता है, क्योंकि अब वो एक साधारण जिंदगी जीना चाहता था। उसे अंदर से लगता था कि वो ये सब गलत कर रहा है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां शांग सुबह जल्दी उठकर अपनी दोस्त केटी के घर निकल जाता है, क्योंकि वो और केटी पिछले 10 सालों से काफी अच्छे दोस्त थे और वो दोनों साथ में एक जगह कार पार्क करने की नौकरी करते थे। फिर एक दिन जब वे दोनों एक बस से अपनी जॉब पर जा रहे थे, तो उसी बस में 10 रिंग्स के कुछ आदमी भी मौजूद थे, और जैसे ही वे लोग शांग को देखते हैं तो तुरंत उस पर हमला कर देते हैं। दरअसल वैनु ने ही इन लोगों को शांग-ची के गले में लगे लॉकेट को लेने के लिए भेजा था, पर शांग उन्हें वो लॉकेट किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहता था, क्योंकि अकेला वही लॉकेट उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। इसलिए शांग गुस्से में आकर उन पर तेजी से घूंसा मार देता है, जिससे उनमें बहुत ही खतरनाक लड़ाई होना शुरू हो जाती है। लेकिन देखते ही देखते शांग सभी लोगों को एक एक करके धूल चटा देता है। पर तभी अचानक से उसके सामने एक हट्टा कट्टा आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जिसका नाम रेजर फिस्ट था।
रेजर फिस्ट 10 रिंग्स का सबसे खतरनाक योद्धा था और उसकी तलवार किसी भी चीज को आसानी से काट सकती थी। वो लगातार शांग-ची पर तलवार से हमला कर रहा था, पर शांग-ची भी अपनी ताकत और फुर्ती से उसके वार से बचता जा रहा था। लेकिन गलती से रेजर फिस्ट की तलवार की वजह से उस बस के ब्रेक पूरी तरह फेल हो जाते हैं, जिससे बस अपनी पूरी स्पीड में भाग रही होती है और ड्राइवर बेहोश होकर वहीं नीचे गिर जाता है। तो केटी ये देखकर तुरंत भागकर ड्राइवर की सीट पर बैठकर बस चलाने लगती है। इधर शांग रेजर फिस्ट से खतरनाक लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन रेजर फिस्ट अपनी तलवार से शांग पर तेजी से वार करता है। अब शांग उसके हमले से बच तो जाता है, पर उसकी तलवार की वजह से बस के 2 हिस्से हो जाते हैं। ये देखते ही शांग बस में मौजूद सभी लोगों को तुरंत दूसरे डिब्बे में जाने को कहता है और वो खुद रेजर फिस्ट पर लात रखकर एक जोरदार छलांग लगाते हुए दूसरे डिब्बे में आ जाता है और रेजर फिस्ट उस डिब्बे के साथ साथ तेजी से क्रैश हो जाता है। लेकिन वो रेजर फिस्ट शांग से वो लॉकेट लेने में कामयाब हो गया था। इसके बाद शांग घबराते हुए अपने घर आता है तो शांग मकाओ जाने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ ने उसकी बहन को भी सेम लॉकेट दिया था। इसलिए उस लॉकेट को हासिल करने के लिए वही 10 रिंग्स के आदमी उसके पीछे जरूर जाएंगे। तभी केटी शांग से पूछती है, आखिर ये सब क्या चल रहा है और तुम कौन हो? इस पर शांग उसे बताता है कि जिन गुंडों ने हम पर हमला किया था उन गुंडों को मेरे पिता ने भेजा था और अब वे लोग मेरी बहन पर हमला करेंगे, इसीलिए मुझे तुरंत अपनी बहन के पास जाना होगा, क्योंकि ये मेरी बहन का सवाल है। ये सुनकर केटी भी शांग के साथ जाने का फैसला कर लेती है। इसके बाद वे दोनों एक प्लेन में बैठकर मकाओ जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में शांग केटी को अपनी पूरी कहानी बताता है। पर एक बात वो उससे झूठ कहता है कि मैंने वो मिशन पूरा नहीं किया। अब कुछ घंटे बाद वे दोनों मकाओ पहुंच जाते हैं, जहाँ वे सीधा इल्लीगल फाइट क्लब में जाते हैं, क्योंकि सेलिंग ने उसे जो पोस्ट कार्ड भेजा था उस पर यही का एड्रेस था। फिर शांग केटी के साथ लिफ्ट से बिल्डिंग के ऊपर जाता है, लेकिन धोखे से शांग से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है, क्योंकि शांग ने बस में जो फाइट की थी उसका वीडियो वायरल हो गया था। इसलिए उसे फाइट के लिए तैयार करने लगते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीम करती थी, जिस पर फाइट देखने वाले लोग बेटिंग लगाते थे। शांग जब फाइट के लिए रिंग में जाता है तो देखता है कि उससे लड़ने वाला फाइटर कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बहन सेलिंग होती है, जो कि शांग से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि शांग मिशन पर जाने से पहले सेलिंग से ये कहकर गया था कि वो 3 दिन में वापस आ जाएगा, लेकिन वो इसके बावजूद भी वापस नहीं लौटा और इसी बात से गुस्सा होकर सेलिंग उसे बहुत ही तेजी से मारती है। इसलिए शांग उस लड़ाई में अपनी बहन से हार जाता है। फिर फाइट खत्म होने के बाद सेलिंग जब शांग से मिलती है तो वो उससे पूछती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर शांग उसे कहता है, 10 रिंग्स आर्मी ने सैन फ्रांसिस के लोगों ने मुझ पर हमला किया था और वो मेरा लॉकेट ले गए, इसलिए अब वे लोग तुम्हारे पास भी आएंगे, क्योंकि माँ ने मुझे जो लॉकेट दिया था सेम वही तुम्हारे पास भी है और हमारे पिता हमारे लॉकेट से कुछ गलत करना चाहते हैं। तब सेलिंग उससे कहती है, जब तुम मुझे अकेला छोड़कर गए थे तब मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन तुम वापस नहीं आए, इसलिए मैं समझ गई कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और ये जगह मैंने खुद के दम पर बनाई है। तभी शांग उससे कहता है, फिर तुमने मुझे ये पोस्ट कार्ड क्यों भेजा? तो सेलिंग ये देखकर हैरान होते हुए कहती है, ये पोस्ट कार्ड मैंने नहीं भेजा। ये सुनते ही शांग समझ जाता है कि उसके डैड ने उसे फंसाया है। अब उसी वक्त वहाँ 10 रिंग्स के लोग आकर उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर सेलिंग शांग और केटी को उसी के ऑफिस में बंद करके अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल जाती है। अब शांग यहाँ से निकलने के लिए गुस्से में बिल्डिंग का कांच तोड़ देता है और केटी को भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन केटी को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि उसे बांस के डंडों पर चलना नहीं आता था। तभी शांग उसे हिम्मत देते हुए कहता है, हमारे पास इसके अलावा भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये सुनकर केटी मान जाती है। फिर वे दोनों एक दूसरे को हौसला देते हुए लिफ्ट की ओर जाने लगते हैं, लेकिन इसी बीच 10 रिंग्स आर्मी के लोग उन्हें देख लेते हैं। तो शांग तुरंत केटी से कहता है, तुम जल्दी से आगे जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। इसके बाद शांग उनसे तेजी से लड़ाई करना शुरू कर देता है। इधर जब केटी आगे जा ही रही होती है तभी उस पर एक फाइटर हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी बीच में ही सेलिंग आकर उसे बचा लेती है। फिर सेलिंग और शांग उन लोगों से तेजी से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तभी शांग सेलिंग से कहता है, तुम तो हमें मरने के लिए छोड़ गई थी। इस पर सेलिंग कहती है, अब तो तुम समझ गए होगे, जब मुसीबत के वक्त तुम्हें कोई अकेला छोड़कर चला जाता है तो कैसा लगता है। फिर वे दोनों मिलकर सभी लोगों को एक एक करके धूल चटा देते हैं। तभी 10 रिंग्स आर्मी का सबसे खतरनाक आदमी डेथ लीडर आ जाता है, जो सेलिंग पर हमला करके उससे वो लॉकेट छीनकर वहां से भागने लगता है। ये देखते ही शांग तेजी से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। इधर डेथ लीडर जैसे ही हेलीकॉप्टर पर छलांग लगाने ही वाला था कि तभी शांग वहां आकर उसे भागने से रोक लेता है, जिस
वजह से उन दोनों के बीच तेजी से फाइट होना शुरू हो जाती है। लेकिन शांग के अंदर कई सालों का गुस्सा भरा होता है, क्योंकि डेथ लीडर ने कई साल पहले उसे बहुत टॉर्चर किया था। इसलिए शांग गुस्से में उसे पकड़कर तेजी से मारना शुरू कर देता है। और जैसे ही शांग डेथ लीडर को मारने ही वाला था कि उसी वक्त उसके डैड आकर उसे रोक देते हैं और शांग के पास आकर उससे कहते हैं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। इतना कहते ही वो उन सभी को हेलीकॉप्टर में बिठाकर उनके घर की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद जब वे सब अपने घर पहुंचते हैं तो वहाँ 10 रिंग्स की आर्मी उनका स्वागत करती है। फिर सेलिंग केटी को अपने कमरे में लेके जाती है, जहाँ केटी सेलिंग से पूछती है, क्या तुम्हारे डैड हमें भी मार देंगे? इस पर सेलिंग कहती है, अगर तुम चुपचाप रहोगी तो डैड भूल जाएंगे कि तुम यहाँ हो, क्योंकि माँ के जाने के बाद वो पूरी तरह से बदल गए हैं। उन्हें लगता था कि मैं उन्हें माँ की याद दिलाती हूँ, इसलिए तो वो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, जिस वजह से मैंने अकेले ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करना शुरू की। क्योंकि मुझे लड़कों के साथ ट्रेनिंग अलाउ नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें दूर से ही ट्रेनिंग लेते देखा और सब कुछ उनसे बेहतर सीखा। फिर केटी पूछती है, तुमने घर कब छोड़ा? तो सेलिंग उसे बताती है, 16 साल की उम्र में मैं यहाँ से भाग गई थी, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था कि मेरा भाई अब वापस लौट कर नहीं आएगा। इसके बाद सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। तभी शांग अपने पिता से पूछता है, आपने मुझे ढूंढा कैसे? तब वैनू उसे कहता है, मेरी तुम दोनों पर पहले से ही नजर थी, इसलिए अब वो वक्त आ गया है कि तुम अपने पिता के साथ खड़े हो जाओ। ये सुनते ही शांग उनसे कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर वैनू शांग को एक कमरे में लेके जाते हैं, जहाँ वो उससे कहते हैं, जब तुम दोनों घर से भाग गए थे तो मुझे तुम्हारी माँ की याद और भी ज्यादा सताने लगी थी, इसलिए मैं उसके गांव तालो के बारे में और भी ज्यादा जानकारी लेने लगा, जिससे मुझे पता चला कि वहाँ पहाड़ों की गहराई में एक दरवाजा है जिसके पीछे तुम्हारी माँ को तालो के लोगों ने कैद करके रखा है। ये सुनकर शांग और सेलिंग को उनकी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं होता है। तब वैनू उन्हें समझाता है, पहले मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन जब मैं एक दिन अपने काम में डूबा हुआ इस रूम में बैठा था तब मुझे तुम्हारी माँ की आवाज सुनाई दी, जैसे कि वो बिल्कुल यहीं कहीं मौजूद हो। और तुम्हारी माँ ने मुझसे ये भी कहा कि उसे मेरी मदद चाहिए। फिर शांग कहता है, गांव वाले ऐसा क्यों करेंगे? तब वैनू उसे बताता है, जब हमें एक दूसरे से प्यार हुआ तो तुम्हारी माँ चाहती थी कि हम तालो गांव में साथ रहें, इसलिए उसने गांव के ही कुछ बूढ़े लोगों से इजाजत मांगी, पर उन्होंने गांव में रहने के लिए साफ मना कर दिया और कहा कि मैं इस लायक नहीं हूँ। इसलिए वैनू को लगता है कि यांगली आज भी जिंदा है, लेकिन तालो गांव के लोगों ने उसे कैद करके रखा है। तभी शांग अपने डैड को समझाता है, माँ पहले ही जा चुकी है। इसके बाद वैनू उन्हें हॉल में ले जाता है, जहाँ उनकी माँ के दिए हुए लॉकेट को जैसे ही ड्रैगन की आंखों में लगाते हैं तो उसमें से अचानक से बहुत सारा पानी निकलकर फर्श हो जाता है, और जब वो पानी जैसे ही नीचे गिरता है तो नीचे जमीन पर एक रास्ता बनने लगता है। तब वैनू उन्हें बताता है, तालो का रास्ता एक भूल भुलैया है, लेकिन जंगल के बीचों बीच एक सीधा रास्ता भी है जो साल में सिर्फ एक बार एकादशी के दिन ही खुलता है, लेकिन उसके लिए पता होना चाहिए कि रास्ता कब और कहाँ खुलेगा, और मुझे ये दोनों रास्ते पता हैं। फिर वो अपनी पूरी 10 रिंग्स आर्मी से कहते हैं, आज से 3 दिन बाद हम मेरी वाइफ को उनकी कैद से आजाद करवाकर घर वापस लेके आएंगे। फिर वैनू शांग से कहता है, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम अपनी माँ को लाने में मेरी मदद कर सको। तभी सेलिंग कहती है, अगर गांव वालों ने आपको रोकने की कोशिश की तो आप क्या करेंगे? इस पर वैनू उन्हें कहता है, अगर उन्होंने ऐसा किया तो पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा। तो शांग उनसे कहता है, आप ऐसे ही माँ के गांव में नहीं घुस सकते हो। ये सुनते ही वैनू गुस्से में आकर शांग और सेलिंग पर हमला कर देता है और उन्हें जेल में कैद करने के लिए कहता है। फिर वैनू जब अपने रूम में जाता है तभी उसे दोबारा से यांग की आवाज सुनाई देती है। वो उसे कह रही होती है, हम जल्द ही एक साथ होने वाले हैं। इधर शांग, सेलिंग और केटी को एक जेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ शांग कहता है, अगर हम डेट से पहले तालो गांव नहीं पहुंचे तो वो हमारी फैमिली की बची कुची निशानियों को भी पूरी तरह से तबाह कर देंगे। इसी बीच उन्हें वहाँ कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, और जैसे ही वे लोग उस आवाज का पीछा करते हुए जाते हैं तो वे देखते हैं कि वहाँ एक कलाकार मौजूद था जिसका नाम ट्रेवर स्लेटरी होता है। फिर ट्रेवर उन्हें अपनी कहानी बताता है, कुछ समय पहले एक प्रोड्यूसर ने मुझे टेररिस्ट का रोल दिया था, लेकिन वो मुझे बेवकूफ बना रहा था क्योंकि वो प्रोड्यूसर खुद ही एक टेररिस्ट था। इसीलिए जब मैंने टेररिस्ट का रोल किया तो पुलिस को लगा कि मैं ही वो टेररिस्ट हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया, और उसके बाद वैनू ने मुझे वहाँ से छुड़वाया ताकि वो मुझे मार सके। लेकिन जब मैंने उनके सामने परफॉर्म किया तो उनका दिल पिघल गया, और तभी से ट्रेवर उनके लिए हर हफ्ते शो करता है। ट्रेवर अपनी कहानी सुना ही रहा था कि तभी वहाँ एक मिथिकल क्रिएचर आ जाता है, जिसे देखकर केटी और शांग काफी डर जाते हैं क्योंकि उस क्रिएचर का सिर नहीं होता था और उसका नाम मोरिश था। तभी ट्रेवर उन्हें बताता है, मोरिश मुझसे बातें कर सकता है। फिर ट्रेवर बताता है, मोरिश कह रहा है कि ये तुम्हें जानता है क्योंकि ये तुम्हारी माँ के साथ तालो गांव में बड़ा हुआ था।
लेकिन तुम्हारे पिता मायावी जंगल में रास्ता ढूंढते वक्त इसे वहां से उठाकर ले आए थे और अब ये चाहता है कि तुम इसे अपने घर ले जाओ। तब शांग उससे कहता है, अगर मेरे बस में होता तो मैं इसे जरूर अपने साथ ले जाता, लेकिन मेरे पिता के हिसाब से वो रास्ता साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है। फिर ट्रेवर कहता है, मोरिश कह रहा है कि ये तुम्हें अभी भी वहां ले जा सकता है और तुम उस भूल भुलैया को पार भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत खतरनाक है क्योंकि आज तक इसे कोई जीते जी पार नहीं कर पाया है। तो केटी उससे पूछती है, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? इसी बीच सेलिंग सुरंग का रास्ता ढूंढते हुए उन तक पहुंच जाती है और उन्हें बताती है कि डेड ने पूरे कॉम्प्लेक्स के नीचे एक सुरंग बनवाई है और पिछली बार मैं उसी सुरंग से भागी थी। इसके बाद वे सभी उसी सुरंग के जरिए एक वेयर हाउस तक जाते हैं जहाँ से वे कॉम्प्लेक्स की गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, लेकिन गार्ड को इसके बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वे उन्हें रोकने के लिए उनके सामने आ जाते हैं। ये देखकर वो तुरंत एक दूसरे रास्ते से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो रास्ता सिर्फ फिंगरप्रिंट से ही खुलता था। इसी बीच जब 10 रिंग्स आर्मी के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, ये देखकर शांग एक आदमी को पकड़कर उसके हाथ के पंजे को उस फिंगरप्रिंट पर रख देता है, जिससे सामने का रास्ता खुल जाता है और वो आसानी से उस रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। अब सुबह होते होते ये लोग उस जंगल तक पहुंच जाते हैं और मोरिश उन्हें रास्ता बताते जाता है, जिससे वो उस मायावी जंगल से बचते हुए एक झरने तक पहुंचते हैं और जैसे ही वो उस झरने के अंदर जाते हैं तभी पानी अचानक से फ्रीज हो जाता है और वो एक सीक्रेट रास्ते से सीधा तालों के इलाके में पहुंचते हैं, जहां बहुत सारे मिथिकल क्रिएचर घूम रहे होते हैं। कुछ देर बाद वे लोग तालो गांव में पहुंच जाते हैं, जहां शांग सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन गांव के लोग उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते और वे उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहां यिंगली की बहन नान आ जाती है, जो उन्हें हमला करने से रोक देती है। फिर नान शांग और उसके साथियों के पास जाकर शांग से कहती है, मैं तुम्हारी मोशी हूँ। नान उनसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर शांग नान से कहता है, हमारे पास समय बहुत कम है क्योंकि हमारे डैड यहाँ पर जल्द ही हमला करने वाले हैं। ये सुनते ही नान उन्हें अपने साथ नदी के किनारे लेके जाती है, जहाँ वो उन्हें बताती है, हम काले द्वार के रखवाले हैं और तुम्हारी दुनिया को उन बुराइयों से बचाते हैं जो इस द्वार के पीछे कैद करके रखी हुई हैं। इस पर शांग उनसे कहता है, हमारे डैड उसी द्वार को खोलने के लिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि माँ उसी द्वार के पीछे कैद है। फिर नान पूछती है, उन्हें ऐसा क्यों लगता है? तो सेलिंग उन्हें बताती है, उन्हें मदद मांगते हुए माँ की आवाज सुनाई देती है। तब नान उन्हें तालों के इतिहास के बारे में बताती है। हमारा गांव तालों की सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये सृष्टि बहुत विशाल है क्योंकि यहाँ ऐसे शहर हैं जो पूरे ब्रह्मांड से भी बेहतर हैं। हजारों सालों पहले तक हमारे लोगों के बीच शांति और समृद्धि थी, लेकिन उस शांति को अंधेरे के हैवान ने भंग कर दिया क्योंकि वो अपने साथ पूरी आत्मा भक्षक सेना लाया था और उसके सामने जो भी इंसान आता उसकी फौज उसे निगल जाती और हर आत्मा के साथ उसकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ती जाती, जिससे उसने धीरे धीरे करके हमारी दुनिया को खत्म कर दिया। फिर वो तुम्हारी दुनिया को तबाह करने के लिए आगे बढ़ा। तब तुम्हारी दुनिया को नष्ट होने से बचाने के लिए हमारे तालो गांव के नेताओं ने अपने सबसे खतरनाक शूरवीर को भेजा, लेकिन हमारे पूर्वज उन काली शक्तियों के सामने नहीं टिक पाए। तब जाकर एक दिन महारक्षक ड्रैगन ने हमारी मदद की और हमारी हार को जीत में बदल दिया। उन्होंने हमारे साथ मिलकर उस अंधेरे के हैवान और आत्मा भक्षक की फौज को इस काले द्वार के पीछे बंद कर दिया और हमारे महारक्षक की जादुई शक्तियों के वरदान से हम तालों के लोगों ने आज तक इस काले द्वार की रक्षा की है और मरते दम तक करते रहेंगे। फिर वो उन्हें ये भी बताती है, तुम्हारे पिता अकेले नहीं हैं जो इस द्वार को खोलना चाहते हैं, क्योंकि सदियों से काफी लोगों ने इस द्वार को खोलने की कोशिश की पर वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन उन सब में एक बात कॉमन थी कि उन सभी को एक ऐसी आवाज सुनाई देती थी जो उन्हें हर ख्वाहिश पूरी होने का सपना दिखाती थी। फिर वो उन्हें ये भी बताती है, आत्मा भक्षक जानते हैं कि वो 10 रिंग्स की ताकत से आजाद हो सकते हैं, इसलिए वो तुम्हारे पिता को तुम्हारी माँ की आवाज में पुकार रहे हैं। इसके बाद नान शांग और सेलिंग को अपने पूर्वजों के रूम में लेकर जाती है, जहाँ वो उन्हें बताती है, तुम्हारी माँ जानती थी कि तुम यहाँ जरूर आओगे, इसलिए उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि मुझे क्या तैयारी करनी है। फिर वो उन दोनों को खास किस्म के सूट देते हुए कहती है, अपनी माँ को खोने के बाद हर बच्चा दुनिया में खुद को अकेला ही पाता है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, तुम हमारे इस परिवार की संतान हो और यहाँ तुम्हारा स्वागत है। इसके बाद वे सब प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। इधर केटी भी तीर चलाना सीख रही होती है। वहीं शांग अपनी मोशी के पास जाता है और उनसे पूछता है, मेरी माँ ने डेड को कैसे हराया था। तब नान उसे वो टेक्निक सिखाना शुरू कर देती है। दूसरी ओर वैनू अपने आदमियों से कहता है, सुबह होते ही हम तालों के लिए रवाना होंगे क्योंकि सुबह होते ही तालों का रास्ता खुलेगा। इधर शांग काफी परेशान लग रहा था क्योंकि उसे पास्ट की बातें याद आ रही थीं, जब आयरन गैंग के लोगों ने उसकी माँ को मार दिया था। ये सब याद आने से शांग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी केटी वहाँ आ जाती है तो शांग उसे कहता है, मैंने तुम्हें झूठ कहा
था कि मैं अपनी माँ के कातिलों को नहीं मार पाया, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर मैं अपना नाम और पहचान बदल लूंगा तो शायद मैं पीछे जो हुआ उसे भूल जाऊंगा। लेकिन अगर आज माँ जिंदा होती तो वो मुझसे नफरत करती। इस पर केटी उससे कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें 7 साल की उम्र में ही किलर बनाना शुरू कर दिया था। तब शांग कहता है, माँ की मौत के जिम्मेदार मेरे पिता हैं और अब वो उनका घर बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए अब मैं उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, क्योंकि यही उन्होंने मुझे सिखाया है। इतना कहते ही शांग उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और वैनू भी अपनी पूरी फौज के साथ वहाँ आ जाता है। वैनू अपने बेटे को उस तरफ देखकर कहता है, तुम उन्हीं की मदद करने के लिए आ गए जिन्होंने तुम्हारी माँ को कैद करके रखा है। ये सुनकर नान उसे बताती है, शांग की माँ वहाँ नहीं है, वो सिर्फ एक हैवान है जो तुम्हें गुमराह करके सबका सर्वनाश करना चाहता है। पर वैनू उसकी एक बात नहीं सुनता और अचानक से उन पर हमला करना शुरू कर देता है। फिर उन सभी के बीच एक बहुत ही खतरनाक युद्ध शुरू हो जाता है। तभी वैनू उस द्वार को खोलने के लिए उसकी ओर जाता है। तभी शांग उसे देख लेता है, इसलिए वो वैनू का पीछा करने लगता है। तब वैनू शांग से कहता है, तुम मुझसे अकेले लड़ने की बेवकूफी करोगे? तो शांग उससे कहता है, मैं आपसे नहीं डरता। शांग उनसे कह ही रहा था कि तभी वैनू उस पर तेजी से हमला कर देता है और कहता है, तुम तो पूरी जिंदगी मुझसे डरकर भागते रहे और तुम वहीं पर थे जब वे लोग तुम्हारी माँ को मारने आए थे, पर तुमने अपनी माँ को नहीं बचाया था। इस पर शांग उससे कहता है, माँ के मरने के बाद उन्हें हमारी जरूरत थी, क्योंकि आपने हमें छोड़कर उन 10 रिंग्स को चुना। ये कहकर वो गुस्से में उसे तेजी से मारना शुरू कर देता है। शांग आगे कहता है, अगर आप चाहते हैं कि माँ आपके पास आ जाए, लेकिन क्या वो आप जैसे इंसान के पास वापस आना चाहेंगी? ये सुनकर वैनू गुस्से में आकर शांग पर एक साथ सभी रिंग्स से तेजी से वार करता है, जिससे शांग तेजी से पानी के अंदर जाकर फेंका जाता है। इसके बाद वैनू रिंग्स की मदद से उस द्वार के पास चला जाता है, क्योंकि वैनू को यंग की मदद मांगती हुई आवाजें सुनाई दे रही थीं। फिर वो उस द्वार को तोड़ने के लिए उन रिंग्स की मदद से लगातार तेजी से वार करने लगता है, जिससे उस द्वार के अंदर से आत्मा भक्षक बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर सेलिंग सबसे कहती है, अगर हम सब मिलकर नहीं लड़े तो हम सब के सब मारे जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे हथियार उनके सामने बेकार हैं। तो रेजर फिस्ट उन्हें कहता है, हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, क्योंकि हम 10 रिंग्स हैं। तभी आत्मा भक्षक डेड डीलर की आत्मा को निकालना शुरू कर देता है। ये देखकर 10 रिंग्स के लोग उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हथियारों का उन पर कोई असर नहीं होता और वो आत्मा भक्षक डेड डीलर की आत्मा को निकाल कर उसे वहीं पर मार डालता है। तभी आत्मा भक्षक रेजर फिस्ट पर भी हमला कर देता है, लेकिन नान अपने हथियार की मदद से उसे बचा लेती है, क्योंकि सिर्फ तालों के हथियारों से ही उन्हें मारा जा सकता था, क्योंकि उनके हथियारों के ऊपर ड्रैगन की खाल लगी हुई थी। इससे अब रेजर फिस्ट भी समझ जाता है कि वे अकेले उनका सामना नहीं कर सकते, इसलिए 10 रिंग्स के लोग भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं वो आत्मा भक्षक आत्माओं को लेकर काले द्वार के पीछे जा रहे होते हैं, ताकि अंधेरे के हैवान की ताकत बढ़ा सकें। इधर नान सेलिंग को बताती है, अगर अंधेरे के हैवान की ताकत और ज्यादा बढ़ गई तो उसे कोई रोक ही नहीं पाएगा। इसके बाद सब लोग हथियार लेकर उन आत्मा भक्षकों का सामना करने के लिए पानी की तरफ जाने लगते हैं। वहीं उसी पानी में शांग भी डूब रहा होता है। तभी उसे अपनी माँ की बातें याद आती हैं, जब उसकी माँ ने उससे कहा था, डरो मत, क्योंकि ड्रैगन का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम मेरे और अपने पिता की अच्छाई का हिस्सा हो, इसलिए जो भी हमने तुम्हें दिया है उसे दिल से अपना लो। तभी अचानक से शांग की आंख खुल जाती है। इसी बीच महारक्षक ड्रैगन भी पानी के नीचे से निकलकर उसके सामने आ जाता है। इधर वैनू उस दरवाजे को लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे अभी भी यंग की आवाजें सुनाई दे रही थीं। और इधर सभी लोग मिलकर उन आत्मा भक्षकों पर तेजी से हमला कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ शांग भी ड्रैगन पर बैठकर तेजी से पानी से बाहर आ जाता है। अब वो ड्रैगन भी उनकी मदद करना शुरू कर देता है और वो सभी आत्मा भक्षकों को एक एक करके खाना शुरू कर देता है। इसी बीच नान शांग से कहती है, तुम्हें अपने पिता को जल्द ही रोकना होगा। ये सुनकर शांग अपने पिता के पास जाकर उन पर तेजी से हमला करना शुरू कर देता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि माँ वहाँ नहीं है, लेकिन वैनू उसकी एक नहीं सुनता और उन दोनों में फिर से खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी शांग अपनी माँ की बचपन में सिखाई हुई स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उन 5 रिंग्स को अपनी तरफ कर लेता है और तेजी से वैनू बाकी 5 रिंग्स से शांग पर हमला कर देता है, लेकिन शांग खुद को अपनी 5 रिंग्स से बचा लेता है। फिर वो सारी रिंग्स को अपने कब्जे में कर लेता है, लेकिन वो अपने डेड पर उन रिंग्स से हमला नहीं करता और उन्हें नीचे फेंक देता है। तभी वैनू शांग से कहता है, मुझे यंग को बचाना ही होगा, क्योंकि वो मुझे मदद के लिए पुकार रही है। तो शांग उससे कहता है, ये सब कुछ झूठ है। इसी बीच अचानक से अंधेरे का हैवान बाहर आ जाता है और शांग के ऊपर तेजी से अटैक कर देता है, पर वैनू 10 रिंग्स की मदद से शांग को बचा तो
लेता है, लेकिन वो हैवान वैनू को पकड़ लेता है और वो उनकी शक्ति को खींचने लगता है। अब वैनू भी पूरी तरह से समझ गया था कि वो गलत था, इसीलिए वो अपनी सारी रिंग्स शांग को दे देता है और वैनू उस हैवान के हाथों मारा जाता है। तभी वो हैवान शांग पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी सेलिंग ड्रैगन पर बैठकर अंधेरे के हैवान पर तेजी से हमला कर देती है, जिससे वो हैवान इंसर्ट हो जाता है। क्योंकि अभी उसकी शक्तियां कम थीं, इसलिए वो हैवान और शक्तियां खींचने के लिए गांव की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर शांग तुरंत पत्थरों की मदद से उस दरवाजे को बंद कर देता है और ड्रैगन पर बैठकर गांव की तरफ जाने लगता है ताकि उस हैवान को रोक सके। ड्रैगन अपनी पावर से उस हैवान पर तेजी से हमला कर देता है और उसे अपनी पानी की शक्तियों से पकड़ लेता है, लेकिन तभी आत्मा भक्षक बहुत सारी आत्माओं को पकड़कर उस हैवान के मुंह में डाल देते हैं, जिससे उसकी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे वो ड्रैगन की पकड़ से आजाद हो जाता है। फिर वो हैवान ड्रैगन को पकड़कर उसकी शक्तियों को खींचने लगता है। वहीं ग्वांगबू केटी से कहते हैं, अगर हैवान को हमारे ड्रैगन की आत्मा मिल गई तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा, इसलिए हमें उसके गले पर निशाना लगाना होगा। वे दोनों उस ड्रैगन के गले पर निशाना लगाने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से एक आत्मा भक्षक ग्वांगबू को पकड़कर उसकी आत्मा निकाल लेता है। ये देखकर केटी काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसके पास एक ही तीर बचा हुआ था और उसने एक दिन पहले ही तीर चलाना सीखा था। और इधर वो हैवान सेलिंग को पकड़कर उसे भी मारने लगता है, लेकिन शांग अपनी बहन को मजबूती से पकड़ लेता है। तभी सेलिंग उसे कहती है, तुम्हें मेरा हाथ छोड़ना होगा, वरना वो हैवान ड्रैगन की आत्मा को निकाल लेगा। इस पर शांग उससे कहता है, मैं तुम्हें दोबारा नहीं छोड़ सकता। इधर वो हैवान ड्रैगन की आत्मा को निकालने ही वाला था कि तभी केटी समय रहते ही उस हैवान पर तीर चला देती है। इससे वो तीर सीधा जाकर उसके गले के आर पार हो जाता है, जिससे ड्रैगन की आत्मा निकलने से बच जाती है। अब ड्रैगन उस हैवान को तेजी से पानी की तरफ लेके जाता है और जैसे ही वो हैवान पानी के पास आता है, तभी ड्रैगन अपनी पावर की मदद से उस हैवान को पकड़ लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर शांग अपनी रिंग्स की मदद से उन रिंग्स को हैवान के सीने में तेजी से घुसा देता है और उन रिंग्स को खास स्टाइल में मूव करके उस हैवान को मार देता है, जिससे सारे आत्मा भक्षक भी मारे जाते हैं। इसके बाद ड्रैगन सेलिंग और शांग को लेकर किनारे पर आ जाता है, लेकिन इस लड़ाई में बहुत से लोग मारे जाते हैं। फिर रात को वो उन सभी लोगों को सम्मान देते हैं जिनकी वजह से उन्होंने नया सवेरा देखा था, और वो ड्रैगन वापस आसमान में लौट जाता है, क्योंकि अब अंधेरे के हैवान का अंत हो चुका था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शांग और केटी वापस सैन फ्रांसिस्को जाकर अपनी ये स्टोरी अपने दोस्तों को सुना रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। इसलिए वो उनसे पूछते हैं, अगर ये सच है तो तुम्हारी बहन कहाँ गई? इस पर शांग उनसे कहता है, वो तो घर गई है मेरे डैड के गैर कानूनी धंधे बंद करवाने के लिए, लेकिन उन्हें अभी भी उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। इसी बीच वोंग उन्हें वहां लेने के लिए आ जाते हैं। वोंग शांग से पूछता है, क्या तुम्हारे पास अभी वो रिंग्स हैं? इस पर शांग कहता है, हाँ मेरे पास अभी भी वो रिंग्स हैं। फिर शांग और केटी वोंग के साथ वहां से चले जाते हैं। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं, और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।